कहाँ पे थे हम लोग? डिटर्मिनेंट पढ़ रहे थे। डिटर्मिनेंट्स में कौन सा एक्सरसाइज पढ़ रहे थे? इसको 46 कहते हैं क्या? 4.6 को 46 कहेंगे? दिमाग को बढ़िया रखिए, खोल देंगे। तो हम लोग 4.6 पढ़ रहे थे। क्या है इस चैप्टर के अंतर्गत? हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा किए थे। क्लास में बने रहेंगे, क्लास चलेगी। तो 4.6 के अंतर्गत क्या पढ़ रहे थे हम? इसमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण या 3 चर वाले रैखिक समीकरण निकाय, समीकरण निकाय, रैखिक नहीं कहेंगे, 2 चर वाले समीकरण का युग्म या 3 चर वाले समीकरण निकाय। मतलब जब 2 चर दिया रहेगा तो एक्स वाई, मतलब 2 समीकरण दिया जाएगा, समीकरण 1 समीकरण 2। लेकिन जब 3 चर वाला समीकरण दिया जाएगा एक्स वाई जेड, तो आपको 3 समीकरण दिया जाएगा 1 2 3। तो आपको या तो 2 चर वाले समीकरण युग्म मिल सकते हैं या 3 चर वाले समीकरण निकाय मिल सकते हैं, मतलब 3 समीकरण मिल सकते हैं। आपको ये समीकरण निकाय को या समीकरण युग्म को प्रश्न पर निर्भर करता है, जो 2 चर वाला दे रहा है या 3 चर वाला दे रहा है। आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको चेक करनी पड़ेगी जो ये समीकरण निकाय या समीकरण युग्म संगत है या असंगत है, और अगर संगत है तो उसके लिए क्या क्या स्थिति बनती है, और अगर असंगत है तो उसके लिए क्या क्या स्थिति बनती है। कोई लोचा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा बात करते हुए सबसे पहले आपको क्या दिया जाता है? समीकरण निकाय दिया जाता है। जैसे ही समीकरण निकाय दिया जाता है तो उसे आप 3 आव्यूह तैयार करते हो। याद करिए पिछले वाला क्लास। जैसे ही समीकरण निकाय आपको दिया जाता है तो आप उसे 3 आव्यूह तैयार करते हो, ए एक्स और बी, है ना, ए एक्स और बी। तो आप याद करिए पिछला क्लास, आपको समझ गया होगा। समीकरण निकाय से 3 आव्यूह निकालते हैं, ए एक्स और बी। ए जो होता है वो वर्ग आव्यूह होता है, 2x2 कोटि का भी हो सकता है, 3x3 कोटि का भी हो सकता है। एक्स और बी जो वो स्तंभ आव्यूह है ना। एक्स में चर होता है एक्स वाई जेड, और बी में बराबर के उस तरफ वाले कांस्टेंट पद से आव्यूह बनती है। क्लियर है? जैसे ही समीकरण निकाय से आप एक्स वाई बी, ए एक्स और बी आव्यूह बनाते हैं, उसके बाद आपको ये चीज़ें अप्लाई करनी पड़ती है। ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ता है, x बराबर ए इनवर्स बी। याद होगा, यही फार्मूला है जिस पर पुट होकर के एक्स वाई जेड का मान निकलेगा, मतलब समीकरण युग्म का हल होगा। ध्यान से सुनिएगा, यही फार्मूला होगा जिस पर बैठ करके समीकरण युग्म का हल होगा। क्लियर है? इसी पर बैठ करके समीकरण युग्म का हल होगी। तो मुझे x तो प्रश्न में दिख ही रहा है, b भी प्रश्न में दिख रहा है, ए इन्वर्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न में तो ए आपको दिया जाएगा, लेकिन आपको ए इन्वर्स निकालना पड़ेगा। फिर ए आ जाइए, ए इन्वर्स निकालने का फार्मूला क्या होता है? ए डी जे ए बाय मॉड ए। क्लियर है? ए डी जे ए मॉड। क्या हुआ? ठीक है, हाँ बैठ जाइए, हैं देखना था, जाइए बैठिए, क्लास चल रही है, बैठो बैठो। तो ए इन्वर्स बराबर ए डी जे ए बाई मॉड ए। चलिए जाइए, अभी कहीं बैठ जाइएगा। ए इन्वर्स निकालने के लिए हम एडजॉइंट निकालेंगे और मॉड निकालेंगे। क्लियर है? और एडजॉइंट निकालने का जुगाड़ आप लोग को पता है और मॉड निकालने का जुगाड़ पता है। कुल मिलाकर के हम तो ये कहेंगे जो ए इन्वर्स निकालना आपको पिछले एक्सरसाइज में सिखाया गया है। कोलोचन है, मतलब आपको समीकरण युग्म से एक्स ए और बी निकालनी है और इसको इस फार्मूला पे पुट करनी है। फुल स्टॉप। फिर रुक जाइए, यहाँ भी एक संभावना बनती है, कोई भी समीकरण निकाय का हल तभी हो सकता है जब वह एक हल की स्थिति बनती है। 10वां में जब आप बने थे, मेरी बात को समझिएगा, जब समीकरण युग्म या समीकरण निकाय दिया हो रहा है तो वहाँ से 3 स्थिति बनती है ना, एक हल, अनेक हल और कोई हल नहीं। याद है? वहाँ बनती है एक हल, अनेक हल और कोई हल नहीं। लेकिन समीकरण युग्म हल हो करके एक्स वाई जेड का मान कब निकलता है? जब एक हल की स्थिति बनती है तब। क्लियर है? मतलब मेरा जो समीकरण युग्म होता है उसकी 3 कंडीशन बन सकती है, या तो एक हल निकलेगा, या तो अनेक हल निकलेगा, या तो कोई हल नहीं निकलेगा। लेकिन ये तीनों स्थिति में से किस स्थिति मेरे बस में है, किस स्थिति को हम लोग हल करके एक्स वाई जेड का मान निकाल सकते हैं? जब एक हल, अद्वितीय है ना, अद्वितीय हल की स्थिति बनेगी तब। तो सबसे पहले मुझे ये जो इस फार्मूला जो आपको दिख रहा है एक्स बराबर ए इनवर्स बी, इसमें पुट करने से पहले आ जाइए, इसमें पुट करने से पहले जल्दी आ जाइए, हो लेट कर रहे हैं ना। इस फार्मूला में पुट करने से पहले हमें ये भी चेक करना पड़ेगा जो एक हल की स्थिति बनती है कि अनेक हल की स्थिति बनती है कि कोई हल नहीं की स्थिति बनती है। याद है ना? तो इसके लिए भी आपके पास जुगाड़ था। याद है? इसके लिए चेक करने का जुगाड़ था संगत असंगत। तो जब भी आपको प्रश्न में संगत असंगत को चेक करना होता था, मेरी बात को समझिएगा, संगत असंगत को चेक करना था तो आप क्या करते थे? ए का मॉड निकालते थे, और ए का मॉड में 2 स्थिति बनती थी।
एक बार या तो ए का मॉड 0 नहीं होगा या तो ए का मॉड 0 होगा, समझ रहे ना। सारा का सारा खेलबेल ए के मॉड पर निर्भर करता है। ए का मॉड आप निकालते थे, या तो ए का मॉड 0 नहीं होगी या तो ए का मॉड 0 होगा। जब ए का मॉड 0 नहीं होगी, इस स्थिति में आप सीधे समझ जाओगे जो संगत होगा और इसके एक हल होंगे, मतलब समीकरण संगत होगा। हल करेंगे तो एक हल निकलेगा, अगर रेखा खींचेंगे तो रेखा प्रतिच्छेदी होगा। मतलब ये कंडीशन बनेगी जब ए का मॉड 0 के बराबर नहीं होगा। तब जैसे ए का मॉड 0 हो जाता है तो यहाँ से आपका काम बंद हो जाता है। यहाँ से दो स्थिति बन जाती है, याद है ना। पहला स्थिति बनती है कि आपको एडजॉइंट निकालना पड़ता है ए का और उसमें गुना करना पड़ता है बी से। और जैसे एडजॉइंट ए में बी से गुना करते हो तो वहाँ से भी दो स्थिति बनती है, या तो ये 0 निकलेगा या तो एडजॉइंट ए इंटू बी 0 नहीं निकलेगा, याद है। तो जब ये 0 निकलेगा ऐसे सिचुएशन में संगत होता है और इसमें अनेक हल वाले संगत है, ये अनेक हल, और रेखा खींचेंगे तो संपाती हो जाएगा। और जब ये 0 नहीं निकलेगा तो ऐसे स्थिति में असंगत होगा, कोई हल नहीं होगा, और रेखा जब खींचोगे तो समांतर होगा। ये आपका टोटल कुंडली है। मतलब आप सबसे पहले, लेकिन सिर्फ ये स्थिति ही हल होने लायक है। मतलब कोई भी समीकरण निकाय को हल करने के लिए बोलेगा तो याद कर ले कौन स्थिति को वो फॉलो करेगा। मॉड ए का मान 0 नहीं होगा, क्योंकि यही स्थिति में ना संगत होगा और एक हल वाला संगत होगा। क्योंकि संगत तो एक हल वाले में भी होता है और अनेक हल वाला में भी संगत होता है। अरे संगत का मतलब क्या होता है? रेखा संग हो जाना। तो प्रतिच्छेदी रेखा भी संग होता है और ओवरलैप रेखा भी संग होता है, समझ गया ना। लेकिन समांतर रेखा देख रहे हो एकदम दूर दूर रहता है तो उसको हम लोग कहते हैं असंगत। समांतर रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, इसलिए उसको हम लोग कहते हैं असंगत। तो आपको प्रश्न में जब हल करने वाला प्रश्न होगा तो वो किस शर्त को फॉलो करेगा? ए का मॉड 0 नहीं होगा। तो जब भी आपको प्रश्न में बोले हल करके XYZ का मान निकालिए तो समझ जाइएगा जब भी आप ए का मॉड निकालोगे वो 0 नहीं निकलेगा, क्योंकि 0 नहीं निकलेगा तभी तो एक हल वाला स्थिति बनेगी और वो हल निकलेगा, कोई लोचा नहीं। तो ये सब चीज़ें बेसिक्स थी जिसका पिछले क्लास में चर्चा किया गया है। आप लोग सुन लो, काम आएगा आप लोग को, माहौल बना दिए। अब इस सब चीज़ को सुन लिए। पिछले क्लास में हम लोग संगत असंगत चेक करना सीख चुके थे, समझ गए ना। आज हम लोग समीकरण निकाय को हल करना सीखेंगे, आखिरी क्लास में बनाएंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बुक्स निकालिए सभी बच्चे। प्रश्नावली कौन सा पढ़ रहे हैं? 4.6 4.6 प्रश्नावली पढ़ रहे हैं। आइए पलटते हैं। 6 क्वेश्चन को छोड़ते, 6 क्वेश्चन संगत अंग हो गई है। 7वां सवाल पे आ जाते हैं। मेरा 7वां सवाल क्या है? कह रहा है, पहले प्रश्न को पढ़ लीजिएगा अच्छे से। निम्नलिखित प्रश्न 7 से लेकर 14 तक में प्रत्येक समीकरण निकाय को आप भी विधि से हल कीजिए। ध्यान यहाँ देना है, बुक्स को आगे रखना है और सुनना जारी रखना है। निम्नलिखित में 1 से 14, 7 से 14 तक के प्रश्न में समीकरण निकाय को आप भी विधि से हल करिए। कौन सा विधि? ऑलरेडी लिख दिया आप भी विधि, नहीं तो आप 10वां वाला अप्लाई कर दोगे, प्रतिस्थापन विधि, याद है ना। समीकरण 1 में 2 से गुना करके जोड़ जार कर दोगे, इसलिए बराबर लिख दिया जो आभ्यू मेथड का यूज करनी है जो आप सीखे हो। तो शुरू हो जाए, हम 7 से ही लेते हैं, समझ गए। 7 नंबर मेरा प्रश्न क्या है? 5x + 2y = 4। ओके, देखिए तो 10वां जैसा दिख रहा है। आप इसको नामकरण दे सकते हो समीकरण 2, लेकिन यहाँ पे समीकरण 2 को नाम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ तो कोई समीकरण को हल करने वाले हैं नहीं। सबसे पहले देखिए, इससे जैसे समीकरण निकाय से आपको 3 आव्यूह बनेगा, a, x और b। 3 आव्यूह बना लोगे आप तो एक जो बनेगा वो बनेगा, देखो 5, 2, 7, 3। समझ रहे हो का? x में सिर्फ चर होगा x y। अगर यहीं पे 3 चर वाला होगा तो x y z हो जाएगा। 4 वाला ये चर 4 और 5 बराबर कुछ तरह वाला लेते हैं। क्या ये भी x तैयार हो गया? अब मुझे जैसे ही आपको ये दिखा, आपको ये चीज़ तो हमेशा दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि इसी पे तो पुट करके x y z का मान निकलेगा। तो x और b तो आपको दिख रहा है, बस आपको ये फार्मूला अप्लाई करने से पहले a इन्वर्स निकालना पड़ेगा। अब ये फार्मूला अप्लाई नहीं, फार्मूला दिमाग में रखोगे, लेकिन ये फार्मूला अप्लाई करने से पहले आपको a इन्वर्स निकालनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा a इन्वर्स निकालते हैं। क्या a इन्वर्स निकालने का फार्मूला आपको पता है? a इन्वर्स निकालने का फार्मूला a dj a बाई मॉड a। क्लियर है? अब a dj निकालते हैं, मॉड a निकालते हैं। दोनों में मॉड a निकालना ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है, तो सबसे पहले मॉड a निकालेंगे तो शुरू हो जाएगा। अब काम शुरू करते हैं। चूँकि मॉड a = मॉड a मतलब शुरू 5 × 15 - 14 1, मतलब मॉड a निकला 1। जो मॉड a निकलती है उसी से ना भाग देते हैं, मतलब मुझे निकला 1, मतलब 1 से भाग देना पड़ेगा एडजॉइंट में, और 1 से भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है।
मतलब हम समझ गए जो मेरा एडजॉइंट निकलेगा वही मेरा इन्वर्स हो जाएगा, क्योंकि भाग देना है एक से भाग देने पर कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो क्लियर हो गई जो भी एडजॉइंट निकलेगा वो मेरा इन्वर्स हो जाएगा। अब एडजॉइंट निकाल लेते हैं, है ना। अब ए डी जे ए 2 क्रॉस 2 कोटि है, 2 क्रॉस 2 कोटि का प्रश्न है, तो ए डी जे ए निकालना काफ़ी आसान है। 2 क्रॉस 2 कोटि का ए डी जे काफ़ी आसान है। कैसे निकालते हैं, मेन बिकन को चेंज करते हैं, 5 3 है तो 3 5, कोई भूल नहीं रहे हो, साइड बिकन का चिन्ह बदलना है, 2 माइनस में और 7 साइड बिकन का चिन्ह बदलना है। क्या ए डी जे निकल गए, और हम समझ गए जो ए डी जे होगा वही इन्वर्स होगा, क्योंकि मॉड 1 हो गई है, समझ गए। अब आप लोग शुरू हो जाए, क्या इन्वर्स निकल गई, है ना। तो अब सीधे लिखेंगे ना, अतः ए इन्वर्स बराबर क्या होगा, ए इन्वर्स बराबर 3 माइनस 2, क्योंकि एडजॉइंट पे 0, एडजॉइंट पे 1 निकल गया, मॉड तो 1 निकल गई। फाइनली मेहनत करने के बाद ए इन्वर्स निकल गया। ये 2 क्रॉस 2 कोटि का था तो बड़ी आसानी से निकल गया। 3 क्रॉस 3 कोटि रहेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा इन्वर्स निकालने में, क्योंकि सारा का झोल इन्वर्स निकालना ही होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब इन्वर्स निकल गया। अब आप जो फार्मूला आपके दिमाग में डाल रखे हैं उसको अप्लाई अब लिखोगे। अब x बराबर ए इन्वर्स b। अब x के जगह पे मान बैठाओगे, x और y, z नहीं 2 चर वाले हैं, ए इन्वर्स के जगह पे लिखोगे, b के जगह पे लिखोगे, कहाँ गया b, 4 और 5, क्लियर है। अब x और y तो ठीक है, अब गुना तो आपको आता है, 4 तिया 12 और -10 मतलब 2, 4 तिया 12 और -10 मतलब 2, -28 और +25, तो -28 और +25 -3। देखिए अब आप भी के समानता आप दिख गया। अब x बराबर 2 होगा, y बराबर 3 होगा। अंतिम में लिखोगे अतः x बराबर 2 और y बराबर -3। आव्यूह विधि से समीकरण हल हो रहा है। ऐसे ही चीज़ें है, तो कोई लोचा नहीं है। 2 क्रॉस 2 कोटि वाला तो काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए, है ना। अगर हमें लग रहा है तो एक 8वां भी देखते हैं, बनाएंगे नहीं लेकिन हम नोट करके छोड़ देते हैं। 8वां में कितना है, 2x माइनस वाई बराबर ओके 4y = 3। देखिए सबसे पहले a बन जाएगा, क्या a क्या होगा, 2 - 1 3 4, x यहाँ से निकलेगा, b कहाँ से होगा, सेम प्रोसेस समझ रहे हो कैसा करना है सर। सेम टू सेम आपको इन्वर्स निकालना होगा, मोडे निकाल करके इन्वर्स निकालोगे, गुना का मतलब सेम टू सेम चीज़ होगा, सिर्फ अंक बदला हुआ है। आपको घर पे जा करके सिर्फ किताब को छूना है, कॉपी लेके बैठनी है सिर्फ, है ना। इसमें कोई दिमाग खर्च होगा ही नहीं, सिर्फ जोर घटावाना चाहिए। और ये भी नहीं चाहोगे तो कल बता चुके हैं कोई कैप्सूल नहीं बना हुआ अभी तक, आपको घर पे काम करनी पड़ी, कोई दिक्कत। तो मुझे लग रहा है ये 7वां के साथ 8वां 9वां 10वां ये तीनों तो आपसे हो जाना चाहिए, क्योंकि 8वां 9वां 10वां ये दोनों 2 क्रॉस 2 कोटि का है, ये आपसे हो जाएगा। और घर जाके सबसे पहले ये करेंगे, समझ गए ना। और इसके बाद 10वां 10 कैसे बता देंगे भाई, वो भी वही है, 5x + 2y = 3, 3x + 2y = 5। 13 नंबर हम देखेंगे, 10 नंबर हमको सुनने में आया नहीं, 13 नंबर नहीं, हम 11 नंबर भी बताएंगे, क्योंकि 8वां 9वां 10वां 11वां नंबर 3 क्रॉस 3 कोटि है, तो 11 नंबर बता लेते हैं, क्योंकि 11 बताने के बाद 12 13 14 क्लियर हो जाएगा। तो हम 11 देखेंगे, खाली करिए। हाँ 11वां देख रहे हैं ना, तो अभी तक तो 2 क्रॉस 2 कोटि देख चुके हैं, 11वां को थोड़ा देखते हैं हम लोग। 2x + y + z = 1 ओके 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 3y - 5z = देखिए मुझे लग रहा है, देखिए आपको गौर से देखिए, ये 3 चर वाले समीकरण निकाय है, मतलब इसमें समीकरण कितने दे रखे हैं, 3। अब वैसे ही सही इसका नामकरण करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन समझाने के लिए कर रहे हैं। 3 चर वाले समीकरण है और इसमें 3 समीकरण है, तो इससे भी आपको 3 अवयव बनेगा, a बनेगी और b बनेगा, सॉरी a बनेगा, x बनेगा और b बनेगा, क्लियर है। आइए पहले बनाते हैं, क्या क्या a क्या बनेगा, 2 1 1 क्लियर है, 1 -2 -1 क्लियर। हाँ ये 3 मत लिख देना,
जीरो, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाला नहीं है, एक्स वाला नहीं है, क्योंकि देखो ये वाई वाला है, तो ये वाई वाला तो बीच में ना होता है, नहीं समझ रहे ना, ये वाई वाला बीच में होता है और ये जेड वाला -5, तो ये जीरो होगा, कुछ नहीं, समझ गए ना। तो ये बना एक्स के जगह पे तो एक्स वाई और जेड, क्योंकि ये 3 चर वाला है। बी जो है वो 1, 3/2 और 9। क्या आप तीनों आप भी तैयार कर लिए? आपके दिमाग में बस ये होना चाहिए x बराबर ए इन्वर्स बी, तो उसके लिए आपको ए इन्वर्स की जुगाड़ ज़रूरत है। 3x3 कोटि है तो आसानी से ए इन्वर्स नहीं निकलेगा, इसी में आपको पूरा टाइम देना पड़ेगा। ये फार्मूला बहुत ईजी है, क्योंकि गुना बस कर लेंगे काम हो जाएगा, लेकिन ए इन्वर्स निकालना ही लो, आप ए इन्वर्स ज्ञात करो। तो ए इन्वर्स ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मॉड निकालना पड़ेगा, तो सबसे पहले निकालो मॉड, चूँकि मॉड ए इक्वल टू, अध्यास देखिएगा, किसी भी पंक्ति और स्तंभ के अनुदिश प्रसरण करना पड़ेगा मुझे, तो आप R1 का अनुदिश करो या C3 के R3 का सॉरी C1 का अनुदिश करो या R3 का अनुदिश करिए, है ना। किसका अनुदिश करें? C1 करें, लिखने की जरूरत नहीं, कर लो। 2 प्रसरण ऐसे ही करते हैं, 2 को ढकिए, 10 माइनस माइनस प्लस 10 माइनस और -3, तो 10 + 3, बीच वाले में माइनस होता है। 2 का काम हो गया, अब 1 का काम होगा। 1 का सिंबल माइनस होता है, तो हम 1 वाले को पंक्ति स्तंभ को ढकते हैं, -5 और माइनस फार्मूला से और -3, तो -5 और -3 हो गई। 2 का काम कि 1 का काम, 0 तो 0 ही लिखेंगे, क्योंकि 0 से गुना होकर सब 0 हो जाएगा। अब जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो आपको क्या निकलेगा? आपको आगे बढ़ा करके यहाँ लिख देते हैं, 13 दूनी 26 माइनस माइनस प्लस 8, मतलब आपको मॉड ए का मान 34 निकला, क्योंकि इसी मॉड ए से भाग देना पड़ेगा एडजॉइंट में। चलिए 34 निकल गया, तैयार रखिए। अब मुझे ए डी जे ए निकालनी पड़ेगी, है ना। अब निकालनी पड़ेगी एडजॉइंट। अब पहले थोड़ा सा रुक करके सोच लो पहले एडजॉइंट कैसे निकलती है, क्योंकि पीछे वाला जब तक क्लियर नहीं रहेगा आगे वाला चलिए देख रहे हो। अभी जो भी चीज़ें बात हो रही है, नई चीज़ें तो हम सिर्फ तुरंत बता देते हैं, नई चीज़ें 2%, बाकी चीज़ें तो पूरा, मतलब नई चीज़ें जो है वो पुराना चीज़ें पर ही ना लगता है, मतलब नई चीज़ें पुराना चीज़ पर ही नहीं लगता है। तो इम्पोर्टेंट नई चीज़ें नहीं है, इम्पोर्टेंट पुरानी वाली चीज़ें है, इसलिए हम इतना भुगते रहते हैं आप लोगों को, जो पढ़ लो घर पे देख लो। आप लोग नहीं पढ़ोगे नुकसान हो जाएगी। तो अब आप थोड़ा रुक करके एडजॉइंट निकालना समझ जाइए। कैसे एडजॉइंट निकालते थे? प्रत्येक अवयव के स्थान पे उसका कैपिटल ए पुट करते थे, सहखंड। जो अभी आपको ये अवयव दिख रहा है 9, तो प्रत्येक अवयव जो है, ये जो अवयव दिख रहा है इसको स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। अब हमें ये स्मॉल ए के स्थान पे, प्रत्येक अवयव के स्थान पे उसका सहखंड कैपिटल ए पुट करनी पड़ेगी। अब पुट करने के बाद ट्रांसपोज करना पड़ेगा, परिवर्त करनी पड़ेगी, समझ रहे ना। तो आप दिमाग में आ गया, जो मुझे सबसे पहले कैपिटल ए पुट करनी पड़ेगी, मतलब कैपिटल ए निकालनी पड़ेगी। तो आप सबसे पहले 9 कैपिटल ए निकालो, उसके बाद इसमें रखो, ट्रांसपोज करो, ये सिंपल है। तो पहले आप 9 कैपिटल ए निकालते हैं, रिलैक्स होकर। पहले सवाल कहाँ चलाने से पहले सोचिएगा बारीकी से, तो शुरू हो जाइए। तो अब हम कैपिटल ए निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले शुरू हम करते हैं A11 से, A12 याद है का, A13 शुरू हो जाते हैं, ऐसे निकालते हैं बारी बारी से। तो A12 मतलब ये अवयव हो रहा है, बताइए। तो इसका चिन्ह होगा माइनस, किसका चिन्ह प्लस माइनस, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन है ना। तो बड़ी रिलैक्स होकर हम काम करते हैं। ये दोनों का चिन्ह होगा प्लस, इसका चिन्ह होगा माइनस। हम पहले ही चीज़ें बनाकर तैयार रख देते हैं। शुरू हो जाइए। A11 का 2 का है ना, -10 सॉरी +10 और +3 याद है ना, अभी 10 और +3 वही होगा। मुझे 13 निकला। A12 हमको इसका ना, A12 -5 0 -5 0 -5 और 0, तो मतलब ये +5 हो जाएगा। बढ़िया है। A13 3 0 3। क्या पहला पंक्ति का हम कैपिटल ए निकाल लिए। अब दूसरा पंक्ति A21 A22 A23, समझ गया ना। क्या आप लोग घर पे पढ़ के आए हो? थोड़ा कर ले, कितने बढ़िया क्लास जा रहा है, कितने सुंदर क्लास जा रहा है। इमेजिन कर रहे हो आप लोग नहीं चाहता डेली सुंदर क्लास जाए, एकदम मज़े आ रहा है, एकदम चिल में हम लोग पढ़ रहे हैं, आपको भी चीज़ें फील हो रही है, सब सुन भी रहा है,
घर पर नहीं पढ़ का, हम इधर बोल रहे, तुम ऐसे बोल रहे हो। कितना सुंदर क्लास जा रहा है ना, रिलैक्स होके। तो आप पर ही क्लास निर्भर करता है, और आप ब्लेम हमको करते हो, सर जी आप बोलने लगते हो। हम तो बोलेंगे ना, पूरी चीज़ें निर्भर करता है आप पे, हम पे ही कुछ निर्भर ही नहीं करता है। हम तो एक सब्जेक्ट है जो अपने हिसाब से यूज करेंगे, हम तो वर्ब है जो सब्जेक्ट के हिसाब से अप्लाई होगी। तो आइए चिल मारते हैं। इसका चिन्ह क्या होगा, इसका चिन्ह होगा माइनस, इसका चिन्ह होगा बिल्कुल प्लस, और इसका चिन्ह होगा माइनस, है ना। आइए रिलैक्स में 2 1 मतलब इसको देखते हैं। आइए चिल मारते हैं। -5 और -3, ओके। मुझे लग रहा है +8 हो जाएगा, क्योंकि -8 प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसको रिलैक्स होकर इसको ढक दे, बीच वाले का ना। -10 और 0 मतलब -10 और 0 मतलब मुझे -10 दिख रहा है, ठीक है बिल्कुल। 8 2 3 माइनस है इसका ना, 6 इसका ना है, 3 दूनी 6 -0, कुल मिलाकर के दूसरा पंक्ति का भी कैपिटल है मुझे मिल गई। बढ़िया है, बढ़िया है, आराम से लपेटेंगे। अब A31 A32 A33 इसका चिन्ह सिर्फ माइनस होगा, बाकी ये दोनों का प्लस होगा। चिन्ह बहुत महत्व रखता है। शुरू हो जाते हैं। A31 कहाँ गया ये ना कैसे ऐसे ना हो, -1 और +2 मतलब -1 और +2 मतलब 1 हो जाएगा। ये 3 2 को लपेटिए, 3 वाले का, -2 और -1, -2 और -1 तो -3 हो जाएगा, +3 कहाँ ये ना था, -2 और -1 ये लिखना था, वही चीज़ बोले हैं। ये इसको आते हैं, है ना, -4 और -1, -4 -1, क्लियर है। आपको 9 कैपिटल ए निकल गई। अब ADJ ए निकलेगा, क्या आप बोलते हो? एक ही बार में निकाल दे अगर दिमाग में निकले। ADJ समझ गए होंगे। प्रत्येक अवयव के जगह पर उसका कैपिटल पुट करके ट्रांसपोज कर लेंगे, तो एक बार हम ट्रांसपोज कर लेते हैं। मतलब ये जो आपको 13 5 और 3 जो पंक्ति वाइज हम लिखते हैं उसका स्तंभ वाइज एक ही बार लिख लेते हैं। बढ़िया, 13 5 3 को हम लिख लेते हैं स्तंभ वाइज। 13 ये जो 8 -10 और 6 को पंक्ति वाइज लिखते हैं, इधर स्तंभ वाइज लिखेंगे 8। बढ़िया, 1 3 और -5, 1 3 -5, क्लियर है। मुझे एडजॉइंट निकल गई। मॉड ए तैयार है, इसे भाग देने के लिए रेडी कर लेंगे। तो एडजॉइंट निकल गई तो लिखेंगे अब A इनवर्स। A इनवर्स बराबर क्या होगा? क्या आप मेरी बातों से सहमत हो गए? कैसे क्या किए हम? क्योंकि एडजॉइंट निकालने के लिए हमको एडजॉइंट में मॉड से भाग देना पड़ेगा ना। तो एडजॉइंट हम लिख लिए, उस मॉड से मतलब 34 से भाग दिए, 1/34 कर दिए। तो मुझे ये क्या निकला? A इनवर्स। मतलब A इनवर्स निकालना ही सबसे बड़ी लोचा है। क्लियर है। अब हम A इनवर्स निकल गए, मेरे पास थोड़ा जगह की भी ज़रूरत है। अब हम इस फार्मूला का इस्तेमाल करने वाले हैं। 2-3 लाइन के बाद काम हो जाएगा। खाली करिए जल्दी से। ना खाली करिए, आप आदत डालिए, खाली रुक जाइए। ये तो सर जगह के अभाव कारण इनवर्स निकल गई। अब हम चुकी करके इस्तेमाल करेंगे। अब लिखेंगे अब x = A इनवर्स B का यूज करेंगे। अब x आप देखिए, ओहो मिटा दिए। x तो हम जानते हैं XYZ होगा। A इनवर्स मतलब 1/34 13 8 1 ओके। ये A इनवर्स है। B कहाँ गया? B थोड़ा मुझे बताइएगा तो। 1 ओ मिटा दिए थे आप लोग भी थे। अब मुझे लग रहा है आपको गुना करना पड़ेगा बहुत ही बारीकी से। 1/34 को कुछ मत करिए, लास्ट में हम गुना करेंगे। नहीं तो अभी अगर गुना कर लेंगे ना तो ये गुणनफल टफ हो जाएगी। तो 1/34 को बाद में करेंगे, पहले इसी दोनों को लपेटते हैं, ठीक है। आइए ध्यान से देखते हैं, पहले रिलैक्स होकर सुनिए। आपको समझ में आ भी रहा है फिर भी आप सुनते रहना है। तो गुना करते हैं।
13 कम 13 और 8, ये 3/2 को 1.5 कहते हैं, देवरान है। तो जब 8 को इसे गुना करेंगे तो जो 4 3 12 हो जाएगा और 9, मतलब 13 कम 13 प्लस 12, 13 प्लस 12 प्लस 9, ये यहाँ से वहाँ तक 1 हो जाएगा। पहला राउंड क्लियर हो गई। दूसरा राउंड 5 कम 5 माइनस 15, मतलब 5 माइनस 15 और 9 तिया 27। क्लियर है? दूसरा राउंड क्लियर। तीसरा 3 माइनस 9, 3 माइनस 9 अब प्लस माइनस 45, माइनस 3 माइनस 9 और माइनस 45। क्लियर है? तो आपका मुझे लग रहा है एक राउंड और बढ़ानी पड़ेगी जोड़ने के लिए। 1/34 तो सही है, अब हम इसको जोड़ते हैं। 34 जोड़ेगा 34 हो जाएगा, ये घटा बटा करके 17 हो जाएगा और माइनस 51 हो जाएगा। अब जैसे ही 1/34 से गुना करोगे सब में तो ये 1 हो जाएगा और ये 17/34 1/2 और 51/34 3/2 माइनस में। अब यहाँ से x बराबर, अतः x बराबर 1, क्या कोई लोचा नहीं है? ऐसे ही बस आपको सवाल जो आपको मिलेगा सिर्फ अंक ही ना चेंज होगा, बाकी प्रोसेस तो सेम होगा। अब इसमें हम तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे जो कोई दिमाग लग रही है, इसमें बस अंक चेंज रहेगा, जोड़ घटाव आपको आना चाहिए। बस आप टाइम लगा के घर पे बैठ जाओ बुक से लेके और आप सवाल बनाओ, चिल मारो, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। तो सुनिए सुनिए मेरी बातों को थोड़ा सुनिएगा, सुनिए। तो इसमें कितने सवाल हैं तो देखते हैं, मुझे रुक मतलब 11 है, 12 13 14वां हो जाएगा। देखिए 15वां भी हो ही जाएगी, क्योंकि वो जो ए और ए इन्वर्स दे रखा है वो बेवकूफ़ बनाने के लिए है ना। देखेंगे जब आपके पास जो समीकरण दिख रहा है उससे भी ए वही निकलेगा। 2 - 3 5, 3 2 - 4, 1 1 - 2, समझ रहे हो? सेम टू सेम चीज़ें, मतलब आपका 15वां भी सेम टू सेम चीज़ें है, समझ रहे हैं ना। तो बहुत बढ़िया चीज़ है। 16वां एक देखनी पड़ेगी हमें और बाकी चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो क्या करें, अभी देख लेगा, जल्दी से खाली करिए, जल्दी से 16वां देख के झोल खत्म करते हैं। आखिरी एक्सरसाइज को, आखिरी क्वेश्चन को देख करके झोली खत्म करते हैं। बस एक थोड़ा सा आइए, तो 15वां बिल्कुल सेम है। आप अभी इसको सवाल को देखते हुए 12 13 14 15 बिल्कुल बना लोगे। 16वां सवाल को थोड़ा सा नज़र मारते हैं जिसमें आपको थोड़ा सीखना है। 16वां भाषा वाला है, बस भाषा को पढ़ के समीकरण बना के छोड़ देंगे। मेरी बातों को समझिएगा, भाषा को पढ़ना है, समीकरण बनानी है। 4 kg प्याज, अब लो अब यहाँ पे 4 kg प्याज, 3 kg गेहूँ और 2 kg चावल का दाम है 60 रुपया। मतलब प्याज गेहूँ चावल का चर्चा कर रहा है, तो सीधे हम लोग 10वां में चलते हैं। माना कि 1 kg प्याज का दाम x, 1 kg गेहूँ का दाम y और 1 kg चावल का दाम z। सिंपल फंडा, एकदम ईजी, एकदम सेम टू सेम है। तो माना कि, अरे पहले हमको थोड़ा माहौल बनाने दीजिए। माना कि 1 kg, सबसे पहले क्या है, प्याज। 1 kg प्याज का दाम कितना है, x रुपया। 1 kg गेहूं, उसके बाद है गेहूं का दाम होगा y रुपया और 1 kg चावल का दाम होगा z रुपया। ये 1 kg का दाम आप लिखे हो, समझ रहे हो ना। अब सुनिए, अब लिखेंगे प्रश्न से, 10वां में याद करिए। अब प्रश्न से, क्योंकि अब प्रश्न पढ़ करके काम होगा। अब प्रश्न से लिखते हैं 4 kg प्याज का दाम, मतलब 1 kg प्याज का दाम है x, तो 4 kg प्याज का दाम 4x प्लस, सबको जोड़ेंगे ना, 3 kg गेहूँ 3y, क्योंकि 1 kg का दाम y है 3y, अब प्लस चावल है 2 kg, 1 kg चावल का दाम z। समीकरण 1 बन गया। ऐसे ही आगे भी देखो, फिर 2 kg प्याज, फिर 2 4 और 6 है। अगला है 2 4 6 बराबर कितना है, फिर अगला क्या है,
6 2 और 3 6x कितना है? क्या समीकरण 3 तैयार हो गया? अब इसके बाद तो मुझे लग रहा है छोड़ ही देते हैं। छोड़ दे। अरे घबराइए नहीं, हमको भी लिखने का थोड़ा मन है। बोर्ड खाली छोड़ेंगे अच्छा नहीं लगता है ना। तो 4 3 अब कोई लोचा नहीं होना चाहिए। आपको पूछ रहा है एक्स वाई जेड का दाम, तो एक्स वाई जेड का दाम निकाल लोगे। सिंपल सवाल, कोई प्लस माइनस का झोल नहीं, क्लियर हो जाएगा आपसे। अब ठीक लग रहा है देखने में, ये ठीक लग रहा है देखने। देखो हमको मत बताइए, हमको पता है कैसे छोड़ा जाता है। तो ये है छठा एक्सरसाइज, क्लियर किए। आराम से घर जाकर शुरू रिवीजन मारोगे 1 से, और आपको आता है लेकिन फिर भी करन आता है फिर भी रिवीजन मारना है, कंठस्थ हो जाती है। अब आपका बचता है मिसलेनियस विविध प्रश्नावली, दिमाग खाएगा लेकिन हम लोग देख लेंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग।